नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जिसकी चर्चा तो पूरी दुनिया में है, घर घर में है, लेकिन जिसकी बात करने में लोग कतराते हैं। ऐसी खबर जिसका असर भारत से लेकर आपको अमेरिका तक दिखाई देगा, लेकिन बहुत सारे सवाल भी हैं। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने मान लिया कि गौतम अडानी और उनकी कंपनियों के खिलाफ कोई केस नहीं बनता। गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिकी जांच एजेंसीज को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिसके आधार पर उनके खिलाफ केस चलाए जा सके। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने कोर्ट से कहा कि गौतम अडानी के खिलाफ केस चलाना टाइम और रिसोर्सेज की बर्बादी है, इसलिए अडानी ग्रुप के खिलाफ सारे केसेस बंद किए जाने चाहिए। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने सारे केसेस वापस क्यों लिए? गौतम अडानी को इसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़े? क्या अडानी के केस दोबारा खुल सकते हैं? केस वापस लेने से अडानी के शेयर्स पर क्या असर पड़ा? और अमेरिकी कोर्ट में फैसला होने के बाद राहुल गांधी ने कैसे रिएक्ट किया? ये सब आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह बता देता हूं कि अमेरिका में हुए डेवलपमेंट का पिछले 48 घंटे में गौतम अडानी के नेटवर्थ पर क्या असर दिखाई दिया। आज साउथ ईस्ट एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन गौतम अडानी के ग्रुप की मार्केट वैल्यू बढ़कर करीब 17 लाख करोड़ रुपए हो गई। पिछले 2 दिन में अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 1.2 लाख करोड़ रुपए हो गया। 1.2 लाख करोड़ रुपए बढ़ चुका है। ईरान अमेरिका की जंग के कारण दुनिया भर के शेयर मार्केट्स का हाल बुरा है, लेकिन इस दौर में भी अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी टोटल गैस समेत अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर लगातार बढ़ रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ सारे केसेस का बंद होना। ट्रंप की सरकार ने गौतम अडानी के खिलाफ चल रहे सारे केस क्लोज कर दिए। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ क्रिमिनल केसेस बंद कर दिए। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट से जुड़े सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अडानी के खिलाफ चलने वाले सिविल सूट को भी वापस लेने का फैसला किया। ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल यानी OFAC ने भी अडानी ग्रुप के खिलाफ चल रही जांच को बंद करने का फैसला किया। यानी अब अमेरिका में गौतम अडानी या उनकी कंपनियों के खिलाफ न कोई मामला बचा है और न ही भविष्य में इनमें से कोई केस चलेगा। अब इसका असर क्या हुआ? इसका असर हुआ अडानी ग्रुप के मार्केट कैप पर। लोगों के मन में 2 सवाल होंगे। पहला तो यह कि अडानी के खिलाफ कौन से केस चल रहे थे और अमेरिका ने केस बंद क्यों किए? यह करिश्मा हुआ कैसे? अडानी के खिलाफ पहला केस था अमेरिका के इन्वेस्टर्स को गुमराह करने का। आरोप यह था कि अडानी ग्रुप ने भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए अमेरिकी इन्वेस्टर से 17.5 करोड़ डॉलर की रकम जुटाई, लेकिन इन्वेस्टर्स को इन प्रोजेक्ट्स की पूरी जानकारी नहीं दी और पर्दे के पीछे क्या हो रहा था ये तो बिल्कुल नहीं बताया। SEC ने इस मामले में अडानी के खिलाफ सिविल केस फाइल किया और इसके बाद इसी केस के आधार पर अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अडानी के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल कर दिया। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे यहां CBI या पुलिस कोई केस फाइल करे तो उसके आधार पर ED जांच शुरू कर सकती है। क्योंकि अमेरिका में सिविल सूट के मामले आउट ऑफ कोर्ट फाइनेंशियल डील से भी सेटल हो जाते हैं, इसलिए अडानी ने SEC के साथ 1.1 करोड़ डॉलर की डील की, केस को सेटल किया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि सेटलमेंट में अडानी ने आरोपों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन कानूनी पचड़े से बचने के लिए डील कर ली। इसलिए यह केस तो यहां खत्म हो गया। क्योंकि इसी केस के आधार पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू की थी, तो अब उस केस को भी आगे बढ़ाना संभव नहीं था। इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कोर्ट से अडानी ग्रुप के खिलाफ मामलों को परमानेंटली डिसमिस करने की गुजारिश की। कोर्ट में कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास अडानी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने लायक कोई सबूत नहीं है और यह भी कि इस केस का अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। इस केस को आगे बढ़ाने का मतलब है संसाधनों और वक्त की बर्बादी। इसलिए सिफारिश की गई इस केस को हमेशा हमेशा के लिए बंद किया जाए
और इसके बाद न्यूयॉर्क के कोर्ट ने गौतम अडानी और अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट को विद प्रेजुडिस खारिज करने का आदेश दिया। इसका मतलब है कि यह मामला अब दोबारा नहीं खोला जा सकेगा। In the United States, there is a mechanism that when there are allegations made of wrongdoing by a company registered or incorporated or quoted on the U.S. Stock Exchange, New York Stock Exchange, but these allegations relate to acts alleged to be done outside the jurisdiction of the United States. You can, and the SEC, which is the regulator like our SEBI, can call upon an individual or a company to pay a fine and enter into a settlement. In this case, what has happened is the US is a very strict and a very strong jurisdiction, a jurisdiction where penalties of the highest order are imposed if you are breaching what is known as the Foreign Corrupt Practices Act in the US. And if the authorities in the SEC permit you to enter into a settlement, then that matter gets resolved on payment of certain penalties, as has been done in this case, and there will be no criminal prosecution within the US in relation to this. सिद्धार्थ लूथरा सीनियर एडवोकेट हैं। उन्होंने जो कहा उसका मतलब मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं। सिद्धार्थ लूथरा कह रहे थे कि अमेरिका में कानून बेहद सख्त है, लेकिन जब किसी पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन उनको मौका देता है कि वो अपना पक्ष रखें और मामले को सेटल कर लें। अडानी ने ऐसा ही किया, इसलिए अब अमेरिका में उन पर कोई केस नहीं चलेगा। यह समझना जरूरी है कि गौतम अडानी के खिलाफ केसेस बंद कैसे हुए, क्यों हुए। ये केसेस बंद करते समय अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा कि डिसमिस विद प्रेजुडिस। इसका मतलब है केस बंद किए जाएं और इस तरह बंद किए जाएं कि उन्हें दोबारा खोलने की कोई गुंजाइश न बचे। अब यह कैसे हुआ? अमेरिकी मीडिया ने कहा कि अडानी ने ट्रंप के वकील को हायर किया, तो इसमें क्या गलत है? हर आदमी अपना केस लड़ने के लिए अच्छे सच्चा वकील करता है। हमारे यहां भी मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील सबके केस लड़ते हैं। किसी ने कहा कि अडानी ने अमेरिका में $10 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस किया। अमेरिका में जिनके खिलाफ केसेस नहीं चल रहे, ऐसे इंडस्ट्रीज ने भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। सवाल तो यह है कि केस बंद करने वाले डिपार्टमेंट ने क्या कहा। उन्होंने कहा ये केसेस इसलिए बंद किए गए क्योंकि इनका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं था। आरोपों को साबित करने के लिए न कोई एविडेंस था, न कोई सबूत, तो केस वापस लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पिछले शुक्रवार को इसी तरह के एक और केस में गौतम अडानी का सेटलमेंट हुआ था, जिसमें गौतम अडानी को $18 बिलियन देने पड़े। यह भी अमेरिका के सिस्टम में कोई नई या बड़ी बात नहीं है। गोल्डमैन सैक्स को $550 मिलियन देने पड़े थे। इलॉन मस्क की टेस्ला को $40 मिलियन देने पड़े थे। टेरा फार्मा लैब्स ने $4.47 बिलियन देकर और एयरबस ने $3.9 बिलियन देकर मामला सेटल किया था। तो यह वहां आम बात है। अडानी के खिलाफ अमेरिका में तीसरा केस था अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद ईरान से एलपीजी खरीदने का। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट की एजेंसी ओएफएसी ने, यानी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ने यह केस फाइल किया था। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने 2023 से 2025 के दौरान दुबई के एक कारोबारी से एलपीजी खरीदी थी। दुबई के कारोबारी ने अडानी को बताया था कि वो ओमान और इराक की एलपीजी बेच रहा है, लेकिन असलियत में अडानी ग्रुप को बेची गई एलपीजी ईरान से सप्लाई हो रही थी। अडानी ग्रुप ने इस एलपीजी की पेमेंट अमेरिकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से करवाई थी। अमेरिका ने इस डील को ईरान पर लगे प्रतिबंधों का वायलेशन माना। इस केस में भी गौतम अडानी ने बीच का रास्ता निकाला। अडानी ग्रुप ने अमेरिका को बताया उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि जो एलपीजी सप्लाई की जा रही है वो ईरान से आ रही है। इस मामले में अडानी ग्रुप ने ओएफएसी के साथ डील की, $27.5 करोड़ देकर इस मामले को निपटा लिया। इस तरह अब अमेरिका में गौतम अडानी और अडानी ग्रुप के खिलाफ कोई केस नहीं है। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस सेटलमेंट के बाद अब अडानी ग्रुप के लिए अमेरिका में कारोबार के दरवाजे खुल गए हैं। This is an issue which was done by the American authorities. In fact, the Department of Justice in America has stated that they have no evidence and they are withdrawing this case against Adani Group because it would be a waste of money on their part. So the very fact that they have withdrawn the case itself shows that Adani Group is absolutely in the clear.
And whatever payment is made as a matter of abundant caution in order to avoid any litigation, and this is a normal procedure without admitting that any offense has been committed. This is an important point. In fact, even in America, they will now start their businesses in a big way, the Adani Group, because now that all the allegations have been withdrawn. मैंने आपको एग्जाम्पल देकर बताया था कि टेस्ला ने, एयरबस ने, बहुत सारी कंपनियों ने कैसे केसेस सेटल किए पैसे देकर। सीनियर एडवोकेट HP रनीना भी यही कह रहे थे कि अडानी ने सेटलमेंट डील कानूनी पचड़ों से बचने के लिए की। अमेरिका में ऐसे सेटलमेंट आम बात है। सारे केस खत्म होने के बाद अब अडानी ग्रुप अमेरिका के मार्केट से पैसे जुटा सकेगा, ग्लोबल लेवल पर अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकेगा। जो केसेस वापस लिए गए हैं उनसे अडानी का कितना नुकसान हुआ यह भी समझने की जरूरत है। 19 महीने पहले अडानी की कंपनी 19 लाख करोड़ की थी। जब अमेरिका में ये केसेस आए तो शेयर गिरे और वैल्यू 7.5 लाख करोड़ रह गई। यानी जो केस बाद में विड्रॉ कर लिया गया उसकी वजह से एक झटके में 12 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। किसी भी कंपनी के लिए इतना भारी नुकसान उठाना संभव नहीं होता। रेपुटेशन खराब होती है वो अलग। जब मार्केट कैप घटता है तो इन्वेस्टर मुंह मोड़ लेते हैं, बैंक लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन गौतम अडानी घबराए नहीं, कंपनियां बंद नहीं होने दी, प्रोजेक्ट रुकने नहीं दिए। पिछले 5 साल में 5 लाख करोड़ का कैपेक्स किया, बिजनेस को बढ़ाया और अब एक बार फिर कंपनी को 17 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया। जहां तक गौतम अडानी के कंट्रीब्यूशन का सवाल है, एक एग्जांपल काफी है। इस साल भारत में प्राइवेट सेक्टर में जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका 25% अडानी ग्रुप ने किया है और यह बड़ी बात है। अब इस मामले का राजनीतिक पक्ष भी है। बात तो गौतम अडानी की है, इसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशन भी है। उन्हें नरेंद्र मोदी का दोस्त कहा जाता है। पिछले 10 साल से राहुल गांधी पार्लियामेंट से लेकर पब्लिक फोरम तक हर जगह अडानी का नाम लेकर मोदी को घेरते हैं। आज भी राहुल गांधी ने यही किया। पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ सारे केसेस खत्म हो गए। लेकिन राहुल गांधी ने आज रायबरेली में कहा कि मोदी अपने दोस्त को बचाने में लगे हैं, देखना कुछ ही दिनों में अडानी के खिलाफ अमेरिका में चल रहे केसेस बंद हो जाएंगे। भविष्यवाणी की राहुल गांधी ने। नरेंद्र मोदी 24 घंटे विदेश जाता है अपने आप को बचाने के लिए। कभी अमेरिका से बचने की कोशिश करता है, हाथ जोड़ता है कि भैया मुझे माफ कर दो, अडानी जी पर केस है, उसको बंद करो। और आप देखना, लिख के ले लो, आने वाले समय में अमेरिका में जो अडानी का केस था उसको बाहर फेंकने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान के गरीबों का, किसानों को बेचा है, एनर्जी सिक्योरिटी छिनवा ली। क्यों? अपने आप को अडानी के केस से बचाने के लिए। आप देखना, आने वाले समय में कुछ ही दिनों में अमेरिका में अडानी का केस कैंसिल होगा, कोर्ट से बाहर फेंक दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से सौदा किया है। अब जो केसेस बंद हो चुके हैं उनके बारे में राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो उनकी इंफॉर्मेशन है वो बंद हो जाएंगे। गौतम अडानी पिछले 12 साल से राहुल गांधी के निशाने पर है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि गौतम अडानी का बिजनेस उनके बाप दादा ने शुरू नहीं किया था। ना ही गौतम अडानी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़े, स्कूल ड्रॉप आउट हैं, अपने दम पर भारत के टॉप इंडस्ट्रीज बने। मुझे याद है आपकी अदालत में गौतम अडानी ने बताया था कि जब उन्होंने गुजरात में बिजनेस शुरू किया था तब कांग्रेस की सरकार थी, उसने ही पहली बार उन्हें लैंड दिया था। जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय गौतम अडानी का बिजनेस खूब चमका। अडानी ने यह भी बताया कि मोदी के शासनकाल में जितनी प्रोजेक्ट उन्होंने किए वो उन्होंने बिडिंग से जीते, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सका। अमेरिका में जो केस हुए उनसे गौतम अडानी को पर्सनल वेल्थ का 88,000 करोड़ का नुकसान हुआ। तो क्या वो चुपचाप बैठकर तमाशा देखते? वैसे भी आज के जमाने में अमेरिका में कानूनी लड़ाई लड़ना, केसेस ड्रॉप करवाना किसी मिरेकल से कम नहीं है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसकी देश भर में चर्चा हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि स्ट्रे डॉग्स के मामले में जो पुराना आदेश था वो लागू होगा। जिससे कोई दिक्कत है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के इंप्लीमेंटेशन में कहीं कोई गड़बड़ दिखती है, वो हाई कोर्ट जाए। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया के बेंच ने कहा, जिस तरह से देश भर में
डॉग बाइट के मामले बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर गली मोहल्लों तक डॉग बाइट्स के केसेस आ रहे हैं, उसके बाद सार्वजनिक स्थानों से स्ट्रे डॉग्स को हटाना जरूरी हो गया है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स को पकड़कर एनिमल शेल्टर्स में बंद करने का आदेश दिया था। पकड़े गए सभी स्ट्रे डॉग्स को स्टरलाइज करने और उनका वैक्सीनेशन करने को कहा था। कोर्ट ने कहा कि डॉग्स को जहां से पकड़ा जाए वहां वापस नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस आदेश में स्ट्रे डॉग से निपटने के कुछ स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एसओपी कोर्ट ने जारी किए थे। कोर्ट के इसी आदेश को एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ने इम्प्रैक्टिकल और स्ट्रे डॉग्स के प्रति क्रूएल्टी ये बताकर इस पर फिर से विचार करने की पिटीशन फाइल की थी। लेकिन आज 3 जजेस की बेंच ने सारी पिटीशन को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा अगर जानवरों को जीने का अधिकार है तो आम लोगों को भी डॉग बाइट्स के डर से आजाद रहकर जीने का राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि स्ट्रे डॉग्स के मामले में उसके पिछले आदेश पर राज्य सरकारों और दूसरी एजेंसीज ने कोई कदम नहीं उठाए। इसीलिए आज राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को कई निर्देश दिए गए। कोर्ट ने कहा कि स्ट्रे डॉग्स को पकड़ने के दौरान छोटे मोटे झगड़ों पर एफआईआर नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर पिटिशनर को एनिमल राइट्स के वायलेशन की शिकायत करनी है तो वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से भी कह दिया अगर स्ट्रे डॉग्स के मामले में अफसरों के खिलाफ शिकायत आती है तो उसे तब तक एंटरटेन न किया जाए जब तक कोई गंभीर मामला न हो। उच्चतम न्यायालय ने ये पहचाना है और इस बात के डायरेक्शंस दिए हैं कि हमारे देश में जो पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम है, जिसका 2001 में सबसे पहले नियम बना था, उसका अभी तक अनुपालन ज्यादातर राज्यों में सुनिश्चित नहीं किया गया है। हर जनपद में एक पशु नियंत्रण केंद्र बनाने के लिए डायरेक्शंस दिए हैं और ये कहा है कि ट्रेन्ड मैन पावर, वेटनेरियन की कैपेसिटी और एक अच्छा मॉनिटर्ड प्रोग्राम, साइंटिफिकली मॉनिटर्ड प्रोग्राम चलाना बहुत ही जरूरी है। ये लोगों के भी हित में है और कानून का अनुपालन इसमें पूरी तरह सुनिश्चित किया जाना है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस और एसओपी सुनिश्चित की जानी है। ये बात सच है कि अभी तक बजट की अनुपलब्धता के कारण, ट्रेन मैन पावर की अनुपलब्धता के कारण और सिंपली बिकॉज ये कुत्ते थे तो किसी ने ज्यादा बॉदर नहीं किया, इस इम्प्लीमेंटेशन को अभी तक हमने अच्छे से होते हुए ज्यादातर प्रदेशों में नहीं देखा था। और ये उम्मीद की जाती है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद अब स्टेट्स इसको सीरियसली लेंगे, बजट का प्रावधान करेंगे, मैन पावर का प्रावधान करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान करेंगे और एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स को सकुशल किया जा सकेगा। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष भी सुनवा देता हूं। मेनका गांधी देश की जानी मानी एनिमल एक्टिविस्ट है, जानवरों के लिए मदद करने की चैंपियन है, बेसहारा घायल जानवरों को बचाती हैं, शेल्टर होम चलाती हैं, बहुत एक्सपीरियंस है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मेनका गांधी ने कहा कि कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में जो आदेश दिया था उसको लागू करना किसी सरकार के बस की बात नहीं थी। ये बात अदालत को समझ में आ गई, इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने भी स्ट्रे डॉग्स के मामले से पल्ला झाड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में 5 ऑर्डर्स दिए थे। वो 5 ऑर्डर्स में 7 महीने में सरकार ने 1 टका कुछ नहीं किया। तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने हार मान करके बोला कि हम ये केस बंद कर रहे हैं। जो हमने नवंबर में बोला था वो करना है तो करो, नहीं करना है तो जय हिंद। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए थे नवंबर में, वो उस बराबर ऑर्डर है कि मैं अगर आपको बोलूं कि एस्ट्रोनॉट का सूट पहने और जाकर के चांद पर बैठ जाए, हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए 7 महीने में, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत धूम धमाके से बोला, चीफ सेक्रेटरीज को बुलाया, ड्रामा करवाया, पूरा एक एक को खड़ा कर दिया, वो डरे हुए भी थे, उनको कंटेम्प्ट भी लगा देंगे, लेकिन करी जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बस अगर नहीं हुआ पहले तो अब करते जाओ। अब ना पहले हो सकता था ना अभी हो पाएगा, लेकिन अगर हो भी सकता था तब भी सरकार ने एक नहीं बनाया पूरे हिंदुस्तान में इन 7 महीनों में, एक भी नहीं। और जहां तक नसबंदी के सेंटर थे, एक भी नहीं बना। इनफैक्ट दिल्ली में 21 सेंटर थे, अब 10 रह गए, तो उन्होंने 7 महीनों में 10 और घटा दिए। तो जब आपने करना ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया, उन्होंने कह दिया महापुरुषों हमें माफ करें, हमने ये फंदा खुद सुओ मोटो केस था, किसी ने केस तो डाला नहीं, ये 3 जजों ने अपनी मर्जी से केस कर लिया।
मैं आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पर कमेंट नहीं करता, जिसका केस है उसे बोलने का हक है, पर अगर फैसला बेजुबान के खिलाफ है तो उनकी आवाज तो उठानी पड़ेगी। कोर्ट का आज का ऑर्डर प्रैक्टिकल नहीं है, इनह्यूमन है। कल रात जब मैं हैदराबाद से लौटा तो दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल पर 3 डॉगीज को देखा। गर्मी थी, जब एयरपोर्ट का एग्जिट गेट खुलता था तो वहां से ठंडी हवा आती थी। वहां वो तीनों बड़े आराम से लेटे थे। सैकड़ों लोग वहां से आ जा रहे थे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। अब ऐसे डॉग्स को पब्लिक प्लेसेस से हटाने का क्या मतलब? कोई उन्हें कल एग्रेसिव कहकर मार डालेगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन सा डॉग एग्रेसिव है, कौन सा नहीं है, इसका फैसला कौन करेगा? इसलिए मुझे लगता है कि कोर्ट का आज का ऑर्डर बेजुबान जानवरों पर जुल्म का रास्ता खोलेगा। मेनका गांधी का आइडिया ठीक है, अगर डॉग्स की आबादी को कम करना है तो रास्ता एक ही है, बड़े पैमाने पर नसबंदी की जानी चाहिए। अच्छा तो होगा कि कोर्ट इस बारे में सरकारों को युद्ध स्तर पर काम करने का आदेश दे। राजनीति की बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में आज पुष्पा झुक गया, मैदान छोड़कर भाग गया। फलता विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने कैंपेन के दौरान कहा था कि वो बीजेपी से डरने वाला नहीं और डायलॉग मारा था पुष्पा झुकेगा नहीं। लेकिन आज पुष्पा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, मैदान से हटने का ऐलान कर दिया। असल में वोटिंग के दौरान गड़बड़ी के कारण चुनाव आयोग ने फलता असेंबली सीट पर फिर से वोटिंग कराने का फैसला किया था। परसों वोटिंग होनी है। आज कैंपेन का आखिरी दिन था। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के उम्मीदवार देबांशु पांडा के लिए कैंपेन करने पहुंचे। जब शुभेंदु अधिकारी फलता में रोड शो पर निकल पड़े, उसी दौरान जहांगीर खान ने ऐलान किया कि वो मैदान छोड़ रहे हैं और कह दिया कि वो फलता से चुनाव नहीं लड़ेंगे। खबर शुभेंदु अधिकारी को मिली, उन्होंने कहा पुष्पा ने तो सरेंडर कर दिया, तृणमूल कांग्रेस फिनिश। टीएमसी का सुपड़ा साफ हो गया, टीएमसी खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म पूरा खत्म, खत्म पूरा खत्म। तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार मैदान छोड़कर भागा तो शुभेंदु अधिकारी का जोश और बढ़ गया। रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने माइक संभाला, फलता के लोगों से कहा वक्त कैसे बदलता है, जुल्म करने वाले, दूसरों को डराने वाले कैसे भागते हैं, ये तो सबने देख लिया, लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। शुभेंदु ने कहा भले ही तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ने चुनाव लड़ने से इनकार किया हो, लेकिन फलता में वोटिंग 100% होनी चाहिए, कमल और शानदार तरीके से खिलना चाहिए। তোমার দেখা নাই রে, তোমার দেখা নাই রে, ভাইপো বাবুর দেখা নাই, তাই পুষ্পা বলেছিল ঝুঁকেগা নেহি। পুষ্পা আজকে বলছে আমি পগার পার, আমি এই নির্বাচনে লড়ছি না। शुभेंदु अधिकारी बंगला में कह रहे थे अब न जहांगीर खान दिख रहा है, ना ही भाईपो यानी अभिषेक बैनर्जी नजर आ रहे हैं। पुष्पा झुकेगा नहीं कहने वाला अब चुनाव से सरेंडर कर रहा है। लेकिन कैंडिडेट ने क्या कहा और बंगाल में जो माहौल है उससे फलता के चुनाव के नतीजे का अंदाजा जहांगीर खान को कैसे हो गया था, उन्होंने कदम पीछे खींचने का फैसला क्यों किया? क्योंकि अब तो नाम वापस लेने से कुछ होगा नहीं। जहांगीर खान का नाम ईवीएम में होगा, उन्हें कितने वोट मिलेंगे यह भी पता लगेगा। आज जहांगीर खान ने मैदान से हटने की जो वजह बताई उसे सुनकर आपको भी हंसी आएगी। जहांगीर खान ने कहा कि वो फलता के विकास के लिए चुनाव लड़ना चाहते थे। अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने खुद कह दिया कि वो फलता का विकास करेंगे तो उनके लिए मैदान में बंधे रहने की कोई वजह नहीं बची, इसलिए वो पीछे हट रहे हैं। আমি ফলতার ভূমিপুত্র, আমি চাইব ফলতা শান্তিতে থাকুক, সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক এবং ফলতায় আরও বেশি বেশি উন্নয়ন হোক। তাই সোনার ফলতা হোক এটাই আমার স্বপ্ন ছিল। তাই আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে। সেই জন্য আমি আগামী 21শে মে যে রিপোল আছে সেই রিপোলের
কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম। जहांगीर खान कह रहे थे कि वो फलता के भूमि पुत्र हैं, फलता में शांति और विकास चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने इस इलाके के विकास का वादा किया, इसलिए वो चुनाव से पीछे हट रहे हैं। जहांगीर खान अब जो चाहे कहें, लेकिन फलता के लोग उनके फैसले से खुश नजर आए। शुभेंदु अधिकारी के रोड शो में पहुंचे लोगों ने कहा, चुनाव के बाद जहांगीर खान के गुनाहों का हिसाब भी होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा, आज भले ही जहांगीर खान साधु बनने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन 1 महीने पहले तक वो इस इलाके का सबसे खौफनाक अपराधी था। हिंदुओं को वोट नहीं डालने देता था, लोगों से वसूली करता था। अच्छा हुआ ऐसे शख्स से फलता का छुटकारा मिला। क्या बदला है फालता में? जो मारपीट दंगे हुआ था वो नहीं हुआ, अभी सब शांत है, सब खुश है। जय श्री राम। पुष्पाल नहीं झुकेगा। पहले तो इंग्रेज हम लोग देखे नहीं, अब इंग्रेज का अमूल का ऐसे ही था। अगर इंग्रेज सब लग गए, बोला बारिश आया, एक गरम का धूप नहीं है, ये बारिश आया, आप लोग को बारिश आ गया, ठंडा लग गया, ठंडा लग गया, ठंडा लग गया। कि भले ही धूप हो लेकिन हमें ठंडा महसूस हो रहा है। तो जो अत्याचार हुआ था अब तक, जो अत्याचार हुआ है यहाँ पर ना, उसको लेके लोग बाहर निकले हैं। अब किस तरह का अत्याचार? मैंने पूछा इनसे क्या अत्याचार हुआ था? देखिए, पहले तो कभी वोट देने नहीं दिया गया हम लोग को यहाँ पर। आज तक जितना बार वोट हुआ सब हर बार कैप्चरिंग हुआ है, कुछ वोट नहीं देने दिया गया। और हिंदू लोगों को स्पेशली चुन चुन के मारा गया है। यहाँ कहा जाता है डायमंड हार्बर मॉडल, क्या है वो? सर वो मर्डर का मॉडल है सर। जहाँ मर्डर किया जाता है वहाँ पर डायमंड हार्बर मॉडल चलता है, और जहाँ घूसखोरी और तोलाबाजी चलता है वो डायमंड हार्बर मॉडल है। अब जहाँ जाइएगा सिर्फ तोलाबाजी और मर्डर चलता है और कुछ नहीं है। ये सही है कि चुनाव नतीजे आने से पहले फलता में जहांगीर खान का हुक्म चलता था। जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी का करीबी है। अगर किसी को घर बनाना है, अपने घर में नई मंजिल बनानी है, किसी को दुकान खोलनी है, सरकारी स्कीम का लाभ लेना है, तो हर काम के लिए जहांगीर खान को टैक्स देना होता था। पुलिस जहांगीर खान के इशारे पर चलती थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद माहौल बदल गया। तृणमूल कांग्रेस का कोई नेता फलता में जहांगीर खान के लिए कैंपेन करने नहीं पहुंचा। हालत यह हो गई कि खुद जहांगीर खान भी अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। हमारे संवाददाता पवन नारा आज जहांगीर खान के घर गए, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। जिस इलाके में चारों तरफ कच्चे घर हैं, वहां जहांगीर खान की कोठी दूर से दिखाई देती है। पवन नारा की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि फलता में जहांगीर खान का जलवा कैसा था। इस वक्त हम जहांगीर खान के घर पर हैं, जो निर्माणाधीन है। अंदर एसी लगे हुए हैं, यहां अभी ताला लगा हुआ है। आपको लगेगा ये छोटा सा घर है, लेकिन इस बस्ती का ये सबसे बड़ा घर है, जो 2 मंजिल का है, ग्राउंड +2। ऊपर आप देखेंगे तो अभी भी आपको शायद 10 या 15 फीट का एक फ्रंट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये इस घर की पूरी हकीकत नहीं है। ये सिर्फ घर का चेहरा भर है। अगर घर के आप पूरे साइज को देखना चाहते हैं तो जरा नजर घुमाइए और इस गली में आइए, कदम गिनना शुरू कीजिए। ये जहांगीर खान का वो घर है जो अभी निर्माणाधीन है, और इसी में जहांगीर खान रहता भी है। लेकिन चुनाव से पहले जहांगीर खान गायब हो चुका है, और इतनी दूर आने के बाद आप अंदाजा लगाएंगे कि यहां से लेकर वहां तक जहांगीर खान का घर था। खिड़की में मार्बल लगा हुआ है, बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं। नीचे जो कमरा है उस पे शीशा लगाया हुआ है, एसी अभी चल रहा है, यानी घर पर अभी कोई मौजूद है, लेकिन दरवाजे पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। ये वही जहांगीर खान है जिसने कहा था झुकेगा नहीं, लेकिन अब वोटिंग से पहले ऐलान कर दिया गया है कि वो चुनाव से पीछे हट रहे हैं। और जब शुभेंदु अधिकारी से इस पर रिएक्शन मांगा गया तो शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ओके टाटा बाय बाय, टीएमसी फिनिश। जहांगीर खान के फैसले को तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के खौफ का नतीजा बताया। पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जहांगीर खान ने चुनाव से हटने का फैसला खुद लिया है, इससे तृणमूल कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि फलता में प्रशासन की मदद से डर का माहौल बनाया गया। 100 से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया। पार्टी ऑफिस तोड़े जा रहे हैं और चुनाव आयोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आज ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने पार्टी के विधायकों और सीनियर लीडर्स के साथ मीटिंग की।
इस मीटिंग में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी सरकार चाहे जितना प्रेशर बना ले, तृणमूल कांग्रेस लड़ती रहेगी। कुछ लोग डर के कारण सरेंडर कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस मीटिंग के दौरान तृणमूल कांग्रेस के कई विधायकों ने जहांगीर खान को पार्टी से निकालने की मांग की। कुणाल घोष ने कहा कि फलता की जैसी सिचुएशन है वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है। हमने हमारा कैंडिडेट सुना है जहांगीर खान, वो ऐसा कोई बताया, कोई स्टेटमेंट दिया, वो अभी नहीं कॉन्टेस्ट कर रहा है, लेकिन अभी तो बैलेट में उसका नाम रहेगा, ईवीएम में नाम रहेगा, वो तो टेक्निकल मैटर है। लेकिन ये क्वेश्चन अभी है कि वहां पर कोई डर का माहौल, भाजपा ईसी एजेंसीज, ये डर का माहौल वो लोग कर दिया था या नहीं। और दूसरा क्वेश्चन, अगर डर का माहौल कर दिया था तो ये जहांगीर तो पुष्पा था, झुकेगा नहीं, तो झुक गया कैसे? तो ये सब वो जो एरिया है फलता, वो अभिषेक बनर्जी हमारा ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, उसका वो कंस्टिट्यूएंसी का अंदर है और वहां से उसका ह्यूज लीड था। तो ये तो अभिषेक जी का सब्जेक्ट है ये एनालाइज करना। फलता में 1 महीने पहले तक जहांगीर खान का सिक्का चलता था। उनका खौफ था, डर था। सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती के बीच पूरे बंगाल में सिर्फ फलता एक अकेली कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहां जमकर गड़बड़ हुई। पोलिंग बूथ में ईवीएम पर बीजेपी के निशान के आगे टेप लगा दिया गया, इसलिए रीपोलिंग का आदेश हुआ। चूंकि बंगाल में अब माहौल बदल गया है, इसलिए जहांगीर खान की दादागिरी भी खत्म हो गई है, डर खत्म हो गया। और शुभेंदु अधिकारी इस डर को खत्म करने वालों में सबसे आगे हैं। वो योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में जिन लोगों ने लूटा है उन्हें लूट का माल लौटाना होगा। जिन लोगों ने गैर कानूनी कब्जे किए हैं उन्हें जमीन खाली करनी पड़ेगी, वरना बुलडोजर चलेगा। शुभेंदु ने कल ही पब्लिक के सामने अभिषेक बनर्जी समेत तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं के नाम बताए थे, उनकी प्रॉपर्टी का डिटेल दिया था और कहा था यह सारी अवैध संपत्ति है, सबके खिलाफ एक्शन होगा। इसके कुछ ही घंटों के भीतर अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर नगर निगम का नोटिस चिपक गया। कोलकाता में नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी के 2 घरों के सामने नोटिस चिपकाए। इनमें से शांति निकेतन का बंगला अभिषेक बनर्जी के नाम पर है, जबकि कालीघाट पर बना मकान उनकी मां के नाम पर है। नोटिस में कहा गया कि अभिषेक बनर्जी ने इन बंगलों में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है उसे 7 दिन के भीतर वो खुद तोड़ दें, वरना नगर निगम अवैध निर्माण को गिरा देगा और इसमें जो खर्चा होगा वो भी अभिषेक बनर्जी से वसूला जाएगा। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 73 के तहत 2 प्रॉपर्टी अभिषेक बंदोपाध्याय का है, जिसमें से एक है ये शांति निकेतन भवन जो कि 188A हरीश मुखर्जी रोड के ऊपर स्थित है और ये भी 73 नंबर वार्ड का ही एक पार्ट है। और इसी जगह पे कल जैसे कि यहाँ पर नोटिस लगाया गया है कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा, इसी जगह पे ये नोटिस भी लगाया गया था। हालांकि फिलहाल ये जो नोटिस है ये नोटिस नहीं है, यहाँ पर फाड़ लिया गया है। तो इस नोटिस के दौरान इस घर के लिए जब घर बनाया गया था तब क्या सभी कानून मानते हुए क्या ये घर बनाया गया था, क्या एक्स्ट्रा कोई कंस्ट्रक्शन किया गया था, इसी बारे में 7 दिनों के अंदर जितने भी दस्तावेज है वो दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया है। सिर्फ ये शांति निकेतन बिल्डिंग ही नहीं, इसके अलावा अभिषेक बंदोपाध्याय का और एक प्रॉपर्टी जो कि लता बनर्जी के नाम पे रजिस्टर्ड है वो कालीघाट रोड पे है, यहाँ से अमूमन 1 किलोमीटर दूरी पे है। उस बिल्डिंग के लिए भी एक ही तरह से ये कागजात मांगे गए हैं कि वो बिल्डिंग जब बनाया गया था तब क्या सभी नियमों को पालन करते हुए बनाया गया था या फिर गैर कानूनी कोई कंस्ट्रक्शन किया गया था। अभिषेक बनर्जी की 24 प्रॉपर्टीज जांच के दायरे में है। इनमें से 14 संपत्तियां लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी के नाम पर हैं, 4 खुद अभिषेक बनर्जी के नाम पर और 6 उनके फादर के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। इन सब की लिस्ट कल शुभेंदु अधिकारी ने गिनाई थी। आज केंद्रीय मंत्री सुकांतु मजूमदार ने कहा कि बंगाल में अब कानून सबके लिए बराबर है। अगर अभिषेक बनर्जी ने गड़बड़ की है तो कानून के हिसाब से एक्शन होगा, इसमें गलत क्या है। इलेक्शन के बाद बंगाल में सरकार की परिवर्तन हुई है
और अभी जो भी होगा कानूनी की तरीके से होगा। अब अभिषेक बनर्जी और जो ओनर है उनके नाम पे ही तो नोटिस जाएगा। मैं तो ओनर नहीं हूँ, तो मेरे नाम पे तो नोटिस नहीं आएगा। अगर कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, बीइंग ए पॉलिटिकल लीडर नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ। अब समय का फिर देखिए, अभिषेक बनर्जी को नोटिस भेजा है कोलकाता नगर निगम ने, और नगर निगम के मेयर कौन है? ममता बनर्जी के करीबी फिरहाद हाकिम। हालांकि आज फिरहाद हाकिम से पूछा गया इस नोटिस के बारे में, तो उन्होंने कहा उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो दादा आपके रहते दादा किस प्रकार से नोटिस हुआ आपको? अरे चल रहा है दादा, तो हम हर नोटिस हमको क्या बोल क्या करेगा? आपके ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को कहा जा रहा है कि वो अवैध घर में रहते हैं। आपके ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कहा जा रहा है कि वो अवैध घर में रहते हैं, और कोलकाता के मेयर बोल रहे हैं मुझे पता नहीं है। पता नहीं है। मेयर साहब के लिए इन सवालों का जवाब देना काफी मुश्किल है। बंगाल में अब हर उस शख्स पर एक्शन हो रहा है जिसने ममता राज में अवैध तरीके से कमाई की। ईडी ने विश्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू को भी गिरफ्तार कर लिया है। सोना पप्पू पर अवैध वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा ने सोना पप्पू को प्रोटेक्शन दिया। उसके साथ मिलकर करोड़ों रुपए कमाए, इसलिए शांतनु सिन्हा भी ईडी की गिरफ्त में है। आज जब पप्पू सोना को मेडिकल के लिए हॉस्पिटल लाया गया तो वहां मौजूद लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए। अब लोगों के नारे इस बात की गवाही है कि लोगों में कितना गुस्सा है इन सारे लोगों को लेकर के। और बंगाल में जो घोटाला करने वाले, कटमनी वसूल करने वाले, सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ जब एक्शन हो रहा है, उसका ऐलान शुभेंदु अधिकारी ने पब्लिक के सामने किया था। कल शुभेंदु अधिकारी जिस अंदाज में बंगाल को लूटने वालों के खिलाफ एक्शन की बात कही थी, उसे देखकर आपको अंदाजा होगा कि बंगाल में आगे क्या होने वाला है। कलकत्ता कारपोरेशन से फाइल मंगा था। 4 नाम बता रहा हूं, 4 नाम। किस तरीके से ये लोग लूटा है बंगाल को, आप लोग को पता नहीं है। ये लूटने वाला आदमी को छोड़ने वाला आदमी नहीं हूं हम लोग। बताओ 4 नाम। एक बेलेघाटा का राजू नस्कर, 18 प्रॉपर्टी। दूसरा कौसबा का सोना पप्पू, 24 प्रॉपर्टी। तीसरा भातीजा अभिषेक बनर्जी, लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी। और चौथा नाम सुनना चाहता है? जावेद खान का बेटा, 90 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है। ये लूटने वाला जैसे शांतनु सिन्हा विश्वास अंदर में है, सुजीत बस अंदर में है, आने वाला दिन में सब भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालने का काम कानूनी तरीके से भाजपा सरकार करेगा। शुभेंदु अधिकारी के तेवरों से साफ है वो किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने पुष्पा को झुका दिया और सोना पप्पू को अरेस्ट कर लिया। शुभेंदु जानते हैं कि बंगाल के लोग क्या चाहते हैं, वो कितने त्रस्त थे, इसलिए वो उन सारे लोगों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं और खुलेआम ऐलान कर रहे हैं जिनके खिलाफ लोगों के मन में नाराजगी है। अब से थोड़ी देर पहले एक और खबर आई है। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में ओबीसी आरक्षण नीति में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 17% से घटाकर 7% कर दिया है। एक और बड़ी खबर है नीट पेपर लीक को लेकर। इस मामले में जो खुलासे हो रहे हैं उनसे लग रहा है कि पूरे के पूरे सिस्टम में घुन लगा हुआ है। पेपर लीक कराने वाले खुद को इस धंधे का पुष्पा बता रहे थे, वीडियो बनाकर दावा करते थे पुष्पा झुकेगा नहीं। ये जनाब जो खुद को पुष्पा बता रहे थे वो पेपर लीक के मास्टर माने जाते हैं और अब सीबीआई की गिरफ्त में है।
नाम है शिवराज मोटेगांवकर। पूरे महाराष्ट्र में आरसीसी कोचिंग सेंटर चलाते हैं। जांच में पता लगा कि मोटेगांवकर के पास नीट का पेपर एग्जाम से 10 दिन पहले पहुंच गया था। इसीलिए जिस दिन एग्जाम हुआ सारे सवाल वही आए जो शिवराज मोटेगांवकर ने बताए थे। तो कोचिंग में फिर से वीडियो बनाया और नारा लगाया, कोई नहीं है टक्कर में। अब इन मास्टर साहब के कॉन्फिडेंस की वजह जान लीजिए। जांच में पता लगा है कि शिवराज मोटेगांवकर का नेटवर्क तगड़ा है, इसलिए वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर लीक कराता है। इसके कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चों का सिलेक्शन ज्यादा होता है, इसीलिए इसका बिजनेस 100 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। नीट पेपर लीक के मामले में जो लोग महाराष्ट्र से गिरफ्तार हुए हैं, उन सबका कनेक्शन शिवराज मोटेगांवकर से निकला। पता लगा कि शिवराज मोटेगांवकर तक नीट का पेपर केमिस्ट्री के रिटायर्ड लेक्चरर पीवी कुलकर्णी ने पहुंचाया। पीवी कुलकर्णी ने कुछ साल तक आरसीसी क्लासेस में कोचिंग दी थी। पीवी कुलकर्णी एनटीए से कनेक्टेड था। नीट का पेपर कुलकर्णी ने सेट किया था। पुणे के कॉलेज में बॉटनी की टीचर मनीषा मंदारे भी एनडीए के पैनल में थी और वो ट्रांसलेटर का काम करती थी। नीट का पेपर मराठी में ट्रांसलेट करती थी। मनीषा पंधारे ने बायोलॉजी के क्वेश्चंस लीक किए और इसके बाद शिवराज मोटेगांवकर के कोचिंग सेंटर के जरिए बड़े पैमाने पर पेपर के सवाल बच्चों को रटवा दिए गए। एग्जाम से एक दिन पहले शिवराज मोटेगांवकर ने स्टूडेंट्स को रात 11:30 बजे तक रिवीजन करवाया और कहा उसके पास गॉड गिफ्टेड पावर है। कुछ सवाल उसके सपने में आए थे जो कल के पेपर में आने वाले हैं। 3 मई को नीट का एग्जाम हुआ। परीक्षा में वही सवाल आए जो शिवराज मोटेगांवकर ने कहा उसे सपने में आए थे। ये सबले लीक पेपर से बनाए गए थे। लेकिन आरसीसी कोचिंग सेंटर के टीचर कहने लगे शिवराज मोटेगांवकर का भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है। उन्हें सपने में ही पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। अब टीचर तो कह रहे हैं कि शिवराज मोटेगांवकर का भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय शिरसाट का दावा है कि पेपर लीक कराने वालों के भगवान से नहीं बल्कि नेताओं से कनेक्शन है। संजय शिरसाट ने कहा कई नेता इन कोचिंग क्लासेस में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स की सिफारिश करते हैं। कोचिंग सेंटर चलाने वाले इसके बदले में नेताओं से कनेक्शन जोड़ लेते हैं और बाद में यही नेता इन लोगों को बचाते हैं। देखिए, ये जो क्लास चलाते हैं इन सब के पॉलिटिकल कनेक्शन ये लोग रखते ही रखते हैं। उनको मालूम है विदाउट पॉलिटिकल कनेक्शन अपन क्लास चला नहीं पाएंगे। वजह ये होती है कि ये जो स्टूडेंट्स है ज्यादा पैसे लेते हैं और वो जो पैसे लेके अपना जो कार्यक्रम करते हैं वो टाइम कोई तो भी सपोर्ट में होना चाहिए, ये उनकी सोच रहती। और पॉलिटिकल लोगों को ये पता नहीं होता, वो लगता है कोई किसी बच्चे को अपन चिट्ठी दे दिए तो 10-20 हजार रुपए कम करता है तो चलो अच्छा आदमी है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है गैर फायदा उठाते वो लोग पॉलिटिकल कनेक्शन का। वहाँ उसका गैर फायदा उठाते हैं। लोगों को तकलीफ होती है, बच्चों को तकलीफ होती है और फिर ऐसे मैनेज करके हुए पेपर निकलते हैं और बच्चे जो सही मायने में मेहनत करते हैं वो फेल होते हैं और जो ज्यादा ये नहीं करते वो पास हो जाते हैं। लेकिन क्या पॉलिटिकल लोगों को ऐसे लोगों को संरक्षण देना चाहिए या कार्रवाई करनी? बिल्कुल देना नहीं चाहिए। अब तो कोई पॉलिटिकल इनको सपोर्ट भी नहीं करेगा। इस मामले में नेताओं का क्या रोल है तो जांच के बाद कंफर्म होगा। लेकिन अब सरकार की कोशिश है कि कम से कम 21 मई को होने वाले री एग्जाम में कोई गड़बड़ी ना हो। इसलिए आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाई लेवल मीटिंग की। 4 बड़े अफसरों की तैनाती एनटीए में करने का फैसला किया। लेकिन ये बीमारी इस तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी से ठीक नहीं होगी। मेजर सर्जरी की जरूरत है, क्योंकि नीट के पेपर लीक में सब कुछ है। टीचर्स की बेईमानी, बदमाशी और बेशर्मी, कोचिंग चलाने वालों का लालच और धोखाधड़ी, एनटीए की नालायकी, बेकसूर स्टूडेंट्स को बेबाक की सजा, पेरेंट के पैसे और टाइम की बर्बादी का दर्द। हर रोज होने वाले खुलासे बताते कि सब कुछ खुलेआम हो रहा था। किसी को पकड़ जाने का डर नहीं था। जिन्हें पहरेदारी का काम दिया गया था वही लुटेरे बन गए। इसलिए पूरा का पूरा सिस्टम सड़ गया है। कहा है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। इस पेपर लीक की बीमारी को
जड़ से खत्म करने की जरूरत है। महाराष्ट्र की बात करते हैं। आज बांद्रा में रेलवे की जमीन पर अवैध मकानों पर बुलडोजर चल गया। बांद्रा के इस इलाके का नाम है गरीब नगर। जमीन रेलवे की थी, यहां पूरी की पूरी बस्ती बसी हुई थी। बार बार नोटिस देने के बाद भी जब अवैध कब्जे नहीं हटे तो रेलवे ने कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने गैर कानूनी कब्जे हटाने का आदेश दिया। इसके बाद बुलडोजर गरीब बस्ती में पहुंच गए। बुलडोजर देखकर भीड़ जुट गई, प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन पुलिस का भारी बंदोबस्त था, इससे विरोध का कोई असर नहीं हुआ। 500 में से करीब 400 मकान आज गिरा दिए गए। बाकी घरों पर भी बुलडोजर कल चलेगा। क्योंकि इस बस्ती में ज्यादातर घर मुसलमानों के थे, इसलिए इस पर राजनीति भी हुई। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कहा, जिन लोगों के घर तोड़े गए वो अपने ही देश के नागरिक हैं, भारत के सिटीजन्स हैं, इसलिए सरकार को बुलडोजर चलाने से पहले उन लोगों के लिए छत का इंतजाम करना चाहिए था। तोड़ने के पहले घर देना चाहिए। और अगर कोई आदमी नया घर बना लिया है, इसका मतलब उसके पास रहने की जगह नहीं है। कोई इंसान एक छोटी सी ऐसी जगह पर जहाँ जानवर भी नहीं रह सकता, वहाँ इंसान बिना हवा के, बिना रोशनी के, टॉयलेट नहीं वहाँ रहता है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अपने देश में रहने वाले, अपने प्रांत में रहने वाले तमाम इंसानों को सर छुपाने की जगह देना, ये सरकारों की जिम्मेदारी है। सरकार अगर नहीं देती तो कहाँ जाएंगे लोग? इसी देश के रहने वाले हैं, कि बाहर के तो है नहीं। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कहा, रेलवे की जमीन पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था, इसलिए इन्हें हटाना जरूरी हो गया था। ऐसा है, ये जो मुस्लिम लैंड माफिया है, जो लैंड जिहाद उनका धंधा है। आपको ध्यान में होगा, गए 2 महीने में हम 2 बार यहाँ आके गए, और ये सब अभी न्यायालय ने भी कहा है कि ये सब हटाना है। बांद्रा टर्मिनस का काम कितने सालों से बंद पड़ा है। अब देवेंद्र की सरकार है, अब महापालिका में भी भाजपा है। ये सब भू माफिया को हम सीधा करेंगे। यहाँ लैंड जिहाद भी नहीं होगा, लव जिहाद भी नहीं होगा। मुंबई को बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मुस्लिम लैंड जिहाद माफिया से मुक्त करेंगे। ये बात सही है कि जमीन सरकारी थी, सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ, मकान बने, इसलिए हाई कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर चला। लेकिन सवाल यह है कि अवैध कब्जे तो 40 साल से थे। जब कब्जे हो रहे थे, जब घर बन रहे थे, तो अफसर क्या कर रहे थे? उस वक्त राजनीतिक दलों के नेता कहां थे? हकीकत यह है कि एक पार्टी वोट बैंक के चक्कर में अवैध कब्जे करवाती है, दूसरी पार्टी इसे हटाती है, और नुकसान आम गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है, जिनके सिर से छत उठ जाती है। आज धार की भोजशाला में 700 साल के बाद वाघ देवी की मूर्ति की स्थापना हुई। 700 साल के बाद भोजशाला के यज्ञ कुंड में हवन हुआ। इंदौर हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते भोजशाला को मां सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। भोजशाला में रोज हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज पहला मंगलवार था, इसलिए आज भोजशाला में अलग ही तरह की रौनक दिखाई दी। मां वाग्देवी के सैकड़ों भक्त सुबह सुबह ही भोजशाला पहुंच गए। मंदिर में भक्तों ने मां वाग्देवी की पूजा की, अखंड ज्योति जलाई, हनुमान चालीसा का पाठ किया और शाम को संध्या आरती की। पहले हर मंगलवार को हिंदुओं को पूजा की अनुमति दी जाती थी, लेकिन तब भक्त सिर्फ वाग्देवी का चित्र लेकर मंदिर में जा पाते थे। लेकिन अब वाग्देवी की छोटी मूर्ति की स्थापना हो गई है। प्रतिमा के लिए अखंड ज्योति जलाई गई है। भोजशाला विवाद में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनकी तस्वीरें भी मंदिर में लगाई गई हैं। आज भक्तों ने कहा उनकी बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई। हिंदुओं को उनका मंदिर मिल चुका है, बस अब लंदन के म्यूजियम में रखी वाग्देवी की प्रतिमा वापस आ जाए, भोजशाला में स्थापित हो जाए, तो इस परिसर की पुरानी भव्यता लौट जाएगी। ये 700 साल बाद मौका मिला हमको माँ वाग्देवी की सेवा करने का। यहाँ हम सभी भक्त मिलके माँ वाग्देवी की पूजा करने के लिए आए हैं
और इतने सालों से जो हमारा संघर्ष है वो आज पूर्ण हो गया है। बहुत संघर्षों के बाद एक चित्र लाया करते थे और आज प्रशासन ने हमें ये सौगात दी है कि हम यहाँ पूजा अर्चन हनुमान चालीसा और जिसे जो जिस भाव से पूजा करना है वो कर रहा है। न्यायालय के आदेश के बाद में हम गौशाला में इस प्रकार के चित्र लगा रहे थे। इस प्रकार के चित्र और ऐसी गतिविधि 2003 के बाद संपूर्ण तरह से गौशाला में बंद थी। सिर्फ मंगलवार के दिन सत्याग्रह के रूप में हम यहाँ पर आते थे और कोर्ट के निर्णय के बाद 365 दिन हम यहाँ पर पूजा कर सकेंगे। गौशाला में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। इस परिसर में हिंदुओं को बेरोक टोक पूजा का अधिकार मिला है। ये अच्छी बात है, कोर्ट का फैसला है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए और अति उत्साह में कुछ नहीं करना चाहिए। आज की एक और बड़ी खबर है कि ईरान और अमेरिका के बीच जंग 1 महीने के लिए टल गई है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ईरान पर मेहरबानी की है, हमले का फैसला टाल दिया है। हालांकि कल ट्रंप ने ईरान को धमकाया था। उन्होंने कहा था ईरान डील कर ले वरना टाइम कम है, अमेरिका फिर से अटैक करेगा। लेकिन आज ट्रंप अपनी बात से पलट गए। उन्होंने कहा ईरान से अच्छी बात हो रही है, शायद डील हो जाए, इसलिए उन्होंने अटैक पर ब्रेक लगा दिया। और मजे की बात है, ट्रंप ने कहा उन्होंने ईरान पर अटैक का फैसला अरब कंट्रीज की गुजारिश पर टाला। सऊदी अरब, यूएई और कतर के शेख ने उनसे कहा कि ईरान को बख्श दो, ईरान से बात हो रही है, तो वो डील के लिए तैयार हो गए। Other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. We've informed Israel, we've informed other people in the Middle East that have been involved with us, and it's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts to anything. ट्रंप ने जो कुछ कहा उसका मतलब मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। ट्रंप कह रहे थे कि कल अमेरिका ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा था, लेकिन सऊदी अरब, कतर और यूएई के नेताओं ने उनको फ़ोन किया, कहा कि पाकिस्तान के जरिए ईरान ने मैसेज दिया कि वो अमेरिका से डील करने को तैयार है और बहुत जल्दी ये डील हो जाएगी, इसलिए वो 2-3 दिन के लिए ईरान पर हमला रोक दें। ट्रंप ने कहा अब देखते हैं कि ईरान क्या ऑफर देता है। अब ट्रंप ने जो दावा किया उसकी हकीकत अमेरिकन मीडिया ने ही एक्सपोज कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि गल्फ कंट्रीज को तो ये पता ही नहीं था कि अमेरिका ईरान पर अटैक करने वाला है। ऐसे में वो ट्रंप से अटैक रोकने की अपील कैसे करते? असल बात है कि ट्रंप ईरान से दोबारा जंग नहीं चाहते, क्योंकि अमेरिका में ईरान के खिलाफ युद्ध का पब्लिक सपोर्ट घटता जा रहा है और ट्रंप को डर है इसका नुकसान उनको मिड टर्म इलेक्शन में हो सकता है। इसलिए अब ट्रंप किसी तरह से ईरान से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन ईरान इसका मौका नहीं दे रहा। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी कल इटली जाएंगे। बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी चिकन नेक के पास की जमीन केंद्र सरकार को सौंपेंगे। रोहिंग्या घुसपैठियों को वापस भेजने के मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ऑनलाइन मेडिसिन बिक्री के विरोध में केमिस्ट संघ ने देशव्यापी बंद की कॉल दी है। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।